नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सभी? आनंद में। चलिए, अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे वाली सीरीज थी उसमें छठा हमने देख लिया था, सातवां ऑलरेडी आपके पास था। आठवां चैप्टर बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य स्कोर देख लेते हैं। इसमें से भी एक प्रश्न आने की डेफिनेटली उम्मीद रहती है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपसे ये आशा की जाती है कि सरकार की चलने वाली योजनाओं के बारे में तो एटलीस्ट आपको मालूम हो कि उनका इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ ही होने वाला है कल को आप जब एसडीएम साहब बन जाएंगे। तो इस चैप्टर को देखते हैं। और इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बजट में हुए हुए जो चेंजेस हैं वह भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। और जैसा सीक्वेंस रखा गया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी इसमें शामिल हो जावें और आपका रिवीजन भी आसान हो जावे। कई बार क्या होता है कि फैक्ट हम दे दें तो उसको आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे उस टॉपिक से, तो उस टॉपिक का सामान्य उद्देश्य और एक दो लाइन में उसके बारे में बता के अपन ने उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी दे दिया है। बाकी जब आप इसको रीडिंग करेंगे तो आपको उसकी लय पकड़ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। बुनियादी सामाजिक सेवाएं। इस बुनियादी सामाजिक सेवाएं में दो सेवाएं रखी हैं। कौन कौन सी रखी हैं मित्र? एक तो रखी है शिक्षा और एक रखी है स्वास्थ्य। दो सेवाओं को शामिल किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड कर दिए हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पुटअप करने थे वो भी इसमें पुट इन कर दिए हैं। चलिए, शिक्षा क्या काम करती है भैया? सबसे पहला काम तो आपका जो व्यक्तिगत कल्याण, मतलब आपके व्यक्तित्व में सुधार का काम करती है। और किसी भी देश के लिए एज ए व्यक्ति या एज ए नागरिक क्या होता है, उसको संसाधन होता है। तो ये भी यही कह रहा है, किसी भी देश के मानवीय संसाधनों में सतत निवेश के बिना सतत आर्थिक सामाजिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते। और ये निवेश आप कैसे करोगे? शिक्षा के माध्यम से करोगे। ये निवेश आप कैसे करोगे मित्र? शिक्षा के माध्यम से करो। क्लियर? शिक्षा स्वयं और दुनिया के लोगों के प्रति समाज को समृद्ध करती है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है, उत्पादकता रचनात्मकता बढ़ाती है, जिससे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप और अपना कोई ना कोई तकनीकी विकास भी आप कर सकें। हमने देखा है कि हमारे 3 टायर एजुकेशन सिस्टम चलती है। इनिशियली स्कूलिंग वाली आप देखते हैं ना, प्रारंभिक, फिर आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यही देखते हैं। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। देखो, एक डाइस की रिपोर्ट आती है 21-22। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने विद्यार्थी भैया अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 71 लाख। कितने पढ़ रहे हैं मित्र? 71.79 लाख। देखो, आज हमने क्या किया है, जो कैमरे का थोड़ा सा व्यू है उसको ब्रॉड करने की जगह, मतलब ब्रॉड कर दिया है। तो क्या केवल बोर्ड आपको आएगा ना, बोर्ड के साइड का कुछ हिस्सा मैं हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसको पीडीएफ को हम चाहते थे कि ढंग से बड़ा आ जावे फॉन्ट, इसलिए क्या कर लिया हमने, उसको यहाँ से तो स्क्वीज कर लिया लेकिन कैमरे का एंगल ब्रॉड कर दिया। क्लियर? चलिए, तो मैं नहीं दिखूं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डाइस रिपोर्ट 21-22। राजकीय विद्यालयों में कुल 71.79 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं डाइस रिपोर्ट के अनुसार? 71.79 लाख। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। अब देखो, विद्यार्थियों के लिए साथ साथ कुछ योजनाएं उनको भी देखते चलो। कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है। क्या विद्यार्थी सुरक्षा? भैया स्कूल पढ़ने जाते हो तो तुम्हारे दुर्घटना से क्या हो, सुरक्षा भी हो सके कि भाई घबराओ, बच्चों को भेजो आप, तो उसके लिए आपने बीमा योजना भी लागू कर रखी है। क्लियर है? किन किन के लिए लागू कर रखी है? 1 कक्षा 1 से 8 तक के लिए, 2 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए, 3 मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए, और जो वैकल्पिक शिक्षा के भी जो भी आवासीय विद्यालय उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। क्लियर है? 22-23 में राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसको शामिल कर लिया गया है। किसको? विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना को। मतलब जो बीमा जाएगा वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से जाएगा और इसके अंतर्गत ये भी कवर हो जाएंगे। कस्तूरबा और मेवात बालिका आवासीय विद्यालय को यही निपटाते चलो भैया। राजस्थान में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं? 316। कब बने थे भैया? 2004 और 5 में। 6ठी से लेके 12वीं तक के बच्चियां इसमें पढ़ती हैं, आवासीय। मेवात कितने भैया? मेवात क्षेत्र में अलवर में कितने हैं? 10 आवासीय विद्यालय बना रखे हैं। 6ठी से लेके 8वीं तक की कक्षा की बच्चियां पढ़ती हैं यहाँ पे, और 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? ये 2004-5 में कस्तूरबा और 2015 में
मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। चलिए, विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। देखो, इसको हमने बड़ा प्रिसाइसली एग्जाम ओरिएंटेड बनाया है, और ऐसा नहीं है इसमें आपके मेंस के हिसाब से भी कुछ पॉइंट्स छूटा नहीं है। आप इसको बाद में प्री कैट भी एक दो बार पढ़ेंगे तो मेंस के भी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना क्या बोलता है ये? निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन, जिसको आप DLED कहते हैं, का अध्ययन करने वाली कौन सी महिलाएं? विधवा और परित्यक्ता। उन महिलाओं को कितनी परिपूर्ति कर देंगे जो पैसा उन्होंने जमा कराया है DLED के लिए? 9,000 रुपये। कौन कौन है? विधवा और परित्यक्ता। ध्यान रखना, विधवा और परित्यक्ता। भामाशाह सम्मान योजना। देखो, भामाशाह विद्यालयों में जो योगदान दे रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में तो मेरे मित्र इन्हीं भामाशाहों की वजह से डेली की रोजमर्रा की छोटी मोटी चीज़ों की पूर्ति होती है। नहीं तो 15 अगस्त तो 26 जनवरी नहीं बने, कोई फंड नहीं देती सरकार। 1 जनवरी 95 विद्यालय के शैक्षिक, सह शैक्षणिक और भौतिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए स्टार्ट की गई थी। और 19-20 से 21-22 कितना पैसा आया है भैया भामाशाहों से? 252 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ है मित्र। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कोऑर्डिनेशन से चलता है ये। राजकीय और गैर राजकीय प्राथमिक और एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। देखो, उसमें ध्यान रखना, राजकीय भी है, साथ साथ गैर राजकीय, मतलब कि सरकारी और निजी दोनों के लिए। एग्जामिनर आपको देगा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में किया जाता है, गैर राजकीय विद्यालयों में नहीं किया जाता। नहीं साहब, दोनों में किया जाता है, चाहे राजकीय हो चाहे गैर राजकीय हो। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट है? यूनिसेफ का भी इसमें योगदान रहता है। कौन सी बालिकाओं के लिए? किशोरी बालिकाओं के लिए, किशोरी आयु की बालिकाएं। किशोरी आयु हम मानते हैं 10 से 19 आयु वर्ग की। क्या देखती हैं इनमें? एनीमिया नियंत्रण का एक अलग से कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में एनीमिया नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है या संचालित किया जा रहा है, वह किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। ऐसी बाल वाटिका बनाई है। बाल वाटिका में क्या है कि बाल बाड़ी होती है। कई आजकल आप विद्यालय में देखेंगे ना, कॉन्सेप्ट होता है कि विद्यालय में बच्चा जब नया नया स्कूल जाता है तो नर्सरी में एडमिशन दिलाने या उस समय तुरंत ही पढ़ाने नहीं लगा देते, उसको क्या 6 महीने, साल 6 महीने ऐसे बाल वाटिका होती है जिसमें खेल कूद कराते हैं। एक बार उसको एक्वेंटेज कराते हैं विद्यालय से। तो वही कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें स्टार्ट किया है। बाल वाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने का प्रावधान है। क्या? बाल वाटिका और पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, प्राइमरी की एजुकेशन से भी पहले प्री प्राइमरी बाल वाटिका। बाल वाटिका योजना में कितने साल के बच्चे भेजोगे भैया? कम से कम 4 साल का बच्चा ही विद्यालय भेजना चाहिए। आजकल 3-3 साल के बच्चों को भेजना स्टार्ट कर देते हैं, घर में अभी से परेशान कर रहे हैं। बड़े होके फिर वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे कि अब बूढ़े माँ बाप परेशान कर रहे हैं। 4 से 6 वर्ष की आयु में ऐसे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें 1 साल के लिए बाल वाटिका में अध्ययन करने के लिए भेजा जाता है। क्लियर है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से क्या हो गए हैं? जो वंचित हो गए हैं, 4 से 6 वर्ष के। क्लियर है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत बढ़िया योजना है। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखो, एक डिफ्रेंसिएशन समझना, एक तो है अमृत महोत्सव, एक है सरकार का अमृत काल। अमृत काल आने वाला 25 वर्ष, आने वाला 25 वर्ष मतलब कि 2047 तक। 23 के बाद आने वाले 25 साल और जोड़ दो। इनका कहना यह है कि सरकार का इस अमृत काल में भारत को विश्व में सबसे, मतलब विश्व गुरु बनाने की और जो जो कार्यक्रम करने हैं हम वो सब करेंगे। 25 साल आने वाले हम इन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि भारत विकसित राष्ट्र भी बने और भारत विश्व में अग्रणी राष्ट्र भी बने। तो अमृत काल की जब हम 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तो इसको अमृत काल कहते हैं। क्लियर है? 25 साल का अमृत काल चालू हो गया है, तो इसमें सरकार बहुत इंटेंसिवली लग रही है। आप देख रहे होंगे इसमें धुआंधार तरीके से सेंट्रल योजनाएं बना रही है। उनका जो विजन है बड़ा अगले 25 साल के लिए अभी से क्लियरिटी कर रखी है क्या क्या अवगुण है जिनको समाप्त करने हैं। और अमृत महोत्सव
जो 75वीं वर्षगांठ को हम क्या कहते हैं, अमृत महोत्सव कह रहे हैं। तो अमृत काल और अमृत महोत्सव में डिफरेंस समझ के चलना। 12 अगस्त 2022 एक्चुअली क्या हुआ था, 12 अगस्त को हमने इसी अमृत महोत्सव के लिए 12 अगस्त को क्या किया था, निजी विद्यालयों सरकारी सब में एक ही समय पर एक ही बार में सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, देशभक्ति गान करेंगे। वो डेट क्या थी, 12 अगस्त, 15 अगस्त से 3 दिन पहले 12 अगस्त को। क्लियर है। तो लगभग 1,10,000 राजकीय निजी विद्यालयों में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ देशभक्ति का गायन किया। तो ये क्या बन गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, इसकी रिपोर्ट में आपको टेलीग्राम पे एक डाल दूंगा, 5-7 पॉइंट उनको देख लेना। बेसिकली कर रहे हैं ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे में रैंकिंग दे रखी है कि आपकी जो आपकी शिक्षा प्रणाली है राज्य की, उसमें शैक्षणिक रूप से आपने कितना, जो गोल उसमें मेंशन कर रखे हैं उसमें कितने नंबर आपने पाए हैं, किस स्थान पर हो, वो एक छोटी सी सारणी वो मैं आपको भेज दूंगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2009 ये एक्ट कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। क्लियर है। आर्टिकल 21, निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए क्या कर रखा है, 25% सीटें आरक्षित कर रखी हैं। ये धारा ध्यान रख लेना, धारा 12C, धारा 12 आरटीआई अधिनियम की 12C, ये क्या कहती थी कि साहब जिनकी आय सीमा 1 लाख रुपए हो, फिर बढ़ाकर सब कितनी कर दी, 2.5 लाख रुपए। सब जगह अब न्यूनतम आय 2.5 लाख रुपए कर दी है। 2.5 लाख रुपए तक की भी आपकी आय है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। कितने, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बच्चे को दाखिला कराने के लिए हर विद्यालय में, निजी विद्यालयों में 25% सीट इनके लिए आरक्षित कर रखी है। फर्स्ट है मेरे मित्र, ये 12C को ध्यान रखना। अब सरकार क्या यूनिफॉर्म भी बांट रही है भैया, यूनिफॉर्म पहनो सब, यूनिफॉर्म पहनो सब। कितनी यूनिफॉर्म बांटेगी, कितने बच्चों को पहनाएगी, 67 लाख बच्चों को, 67.58 लाख। कितने बच्चे एनरोल हैं, 71 लाख एनरोल हैं। कितने एनरोल हैं, 71 लाख एनरोल है। अब इसको देखो थोड़ा सा, इसमें टेक्निकलिटीज है, हल्का सा ध्यान देके देखना। कक्षा 1 से 8वीं तक के जो सरकारी विद्यालय हैं उनके समस्त विद्यार्थियों को हम क्या कर रहे हैं, फैब्रिक दे रहे हैं, मतलब क्लॉथ दे रहे हैं, 2 सेट दे रहे हैं कि आप क्या करो, 2 सेट दे रहे हैं फैब्रिक के। क्लियर है। कौन से बजट में घोषणा हुई, बजट 21-22 में, कक्षा 1 से 8 तक। क्लियर है। अब इसमें समझो, जो खर्चा है उसको एक बार देख लो। सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति और बीपीएल, इनको जो आप फैब्रिक दे रहे हो, यूनिफॉर्म दे रहे हो, उसमें तो 60 और 40 का रेशो। 60 कौन दे रहा है पैसा, स्टेट दे रहा है, और सेंटर कितना दे रहा है, 40 दे रहा है। एग्जाम में आपसे ये वाला पॉइंट पूछेगा वो एग्जामिनर, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे कि सामान्य वर्ग ओबीसी एसबीसी को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में केंद्र और राज्य का, मतलब राज्य का अंशदान कितना है, 60-40 100% ऐसे करके आएगा। तो ध्यान रखना, सामान्य वर्ग ओबीसी और एसबीसी जो है, इनके बच्चों के लिए हम फ्री तो दे रहे हैं सबको, लेकिन जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं, सामान्य ओबीसी एसबीसी, इसका सारा पैसा कौन दे रही है, राज्य सरकार दे रही है। स्टेट केवल किन छात्रों को, बच्चों का पैसा दे रही है यूनिफॉर्म का, 40% जो कंट्रीब्यूट कर रही है सेंटर, छात्राओं, अनुसूचित जाति, एससी एसटी और बीपीएल। ये ध्यान रखना, बीपीएल विशेष रूप से ध्यान रखना। बीपीएल में सब आ जाएंगे, बीपीएल में मित्र सब आ जाएंगे, माइनॉरिटी सब। और सामान्य वर्ग में फिर सब आ ही जाएंगे, ओबीसी भी सब आ जाएंगे और एसबीसी भी में सब आ जाएंगे। 100% इसमें स्टेट देगी। कितने बच्चे हैं सामान्य वर्ग ओबीसी एसबीसी के, लगभग 20 लाख, 19 लाख पकड़ लो आप, और उसमें कितने, 48 लाख। टोटल कितने बच्चों को यूनिफॉर्म सिलवा दी, 67 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म सिलवा दी। ठीक है मित्र, चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल। क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं बालिकाओं को आगे लेके आओ पढ़ाने के लिए। देख लिया था हमने कितने केजीबी विद्यालय हैं, 316। कितनी बच्चियां पढ़ रही हैं, 40,000 बच्चियां पढ़ रही हैं। कैसी बच्चियां, कौन बच्चियों का इसमें दाखिला कराया जाता है, जिनका कभी भी एनरोलमेंट नहीं हुआ हो और कई बार शारीरिक या घर की ऐसी आर्थिक परिस्थितियों के कारण बीच में ही जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया हो, उनको हम यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं एडमिशन। ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं जा सकता, लेकिन एडमिशन में जैसे पहले स्कूल गए फिर किन्हीं कारणों से छोड़ दिया, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, या शारीरिक आर्थिक मानसिक बौद्धिक किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो बीच में विद्यालय छोड़ दिया, तो
तो उन बच्चों को हम क्या देंगे, पहले वरीयता देंगे। और कभी भी एनरोलमेंट नहीं हुआ है उनको हम वरीयता देंगे। और 10 अपनी मेवात बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। मेंस में यदि 2 नंबर का प्रश्न आवे, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल के तहत कोई कार्यक्रम बताइए या कोई ऐसी 2 योजना या 2 प्रोग्राम बताइए, तो इन दोनों के नाम लिखना है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों के बारे में। किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम, इसमें से देखना ना एक क्वेश्चन अच्छा बनता है। कौन सा क्वेश्चन अच्छा बनता है ये बताता हूँ। इसमें क्या है, शैक्षणिक किशोरी मेले लगा रहे हैं। इसको पंचायत, प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर भी ऐसे किशोरी मेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या है, ऐसे मेले लगाते हैं आपको क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, गणित, विज्ञान इत्यादि के कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए। वहाँ पर ऐसे स्टॉल्स लगाते हैं, वो लोग बना के लाइए। गाँवों में संसाधन तो होते नहीं है, लेकिन ठीक है, अब सरकार चल रही है वर्ण खूब प्रोग्राम रह रहे, पढ़ाने के अलावा सारे काम हो रहे हैं विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में। 11 अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन इसका आयोजन किया जाता है। ये डेट ध्यान कर लेना, 11 अक्टूबर 2022 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, स्टेटमेंट आ जाएंगे 2 किशोरी मेले। एक आ जाएगा भैया ये इसका उद्देश्य है, दूसरा आ जाएगा कि 11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, या 10 अक्टूबर दे देगा तो जो गलत है या सही है स्टेटमेंट करके आ जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मीना राजू एवं गार्गी मंच, खूब सुनाओ। गार्गी पुरस्कार तो आपने खूब देखे होंगे, लिए होंगे भैया, खूब सारे बालिकाओं ने। क्लियर। मीना राजू मंच क्या है, देखो इसमें भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ये एक ही नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। मीना राजू मंच एक प्लेटफॉर्म है जिसमें समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करते हैं। और मुद्दे कैसे हो गए, जैसे बाल विवाह हो गई, दहेज प्रथा हो गई, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, आप अनियमित थे, ऐसे एनरोल्ड छात्राओं के माता पिताओं को बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। कक्षा कौन सी है मेरे मित्र, कक्षा 6 से 8। कक्षा कौन सी है, 6 से 8 के प्राथमिक विद्यालयों में मीना राजू मंच का गठन किया गया। ध्यान रखो, मैंने ये क्या बोला, यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में। अब गार्गी मंच बड़ी बच्चियों के लिए 9 से 12वीं में, मीना राजू मंच 6ठी से 8वीं तक के लिए। जो काम मीना राजू मंच में हो रहा है वही गार्गी मंच में भी हो रहा है। क्लियर है। पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके माध्यमिक विद्यालयों में इनका गठन किया गया है। उद्देश्य सेम ही है। बालिका शिक्षा के लिए क्या नवाचार हुए भैया, ये ध्यान रख लेना। सक्षम करके शायद आया भी था RS मेंस में, RS प्री में, सक्षम और नीचे योजना, सक्षम योजना का नाम ऊपर था और 4 ऑप्शन दिए गए थे। सक्षम किससे रिलेटेड है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, किसका, बालिकाओं का। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसको सक्षम नाम दिया है। क्लियर। नामांकन ठहराव, सीखने में वृद्धि, इसके लिए लागू की गई है। और RPA जो राजस्थान पुलिस अकादमी है, इसके सहयोग से इनको ट्रेन करने के लिए ऐसे 51 रिसोर्स पर्सन क्या किए गए, प्रशिक्षित किए गए हैं। क्लियर। अभी शायद ट्रेनिंग भी हुई थी, विद्यालयों से बुलाया गए थे जो PTS वगैरह थे, उनको फिर यहाँ पर RPA में ट्रेनिंग दी गई थी कि आप क्या करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। 91 रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षित किए हैं। किसने किए हैं, RPA ने करे। सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण, बाल अधिकार, बाल संरक्षण के लिए जागरूक करेंगे, मोटा मोटा इतना है। ऑनलाइन सेफ्टी एवं डिजिटल लर्निंग कौशल, 30 नवंबर 2022 को साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस। ये दिवस ध्यान कर लेना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है वो दिवस का, पता नहीं क्या चक्कर है, इसको एग्जाम को क्या बना रखा है, ये ध्यान रख लेना डे का भी। 30 नवंबर 2022, उससे पहले बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय। साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस 30 नवंबर 2022 को आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखना। जेंडर ऑडिट होता है। राज्य के 5 आकांक्षी जिले, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमने आकांक्षी लिए कि इनको क्या करेंगे, वो संभावना है। जिसके 20 नंबर आए उसको तो आप 40, 50, 60 नंबर ला सकते हो, तो वहाँ हमारी क्या है, आकांक्षा, एस्पिरेशन है कि इसको बढ़ाना है, पोटेंशियल है। और जिसके 90 नंबर आ रहे हैं उसको तो भैया वैसे ही बहुत सारे हैं, 95 नंबर लाने में और 5 नंबर बढ़ाने के लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन वो जो 20-30 नंबर वालों को आप थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा दोगे तो वो 50-60 नंबर भी ले आएगा। तो इसी तरीके से ऐसे जिले हैं जहाँ पर संभावनाएं बहुत है, उनको इसलिए कह रहे हैं कि, लेकिन वहाँ पर अभी सामाजिक और आर्थिक रूप से इतना प्रोग्रेस नहीं है।
ऐसे जिले इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं। इस पर आकांक्षी जिलों पर नरेंद्र मोदी जी ने जब इसको लॉन्च करने के लिए बोला था, उससे पहले इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। वो विचार व्यक्त कहाँ किए थे? लवासना की जो ट्रेनिंग के बाद आईएएस और आईएएस अधिकारियों का एक सेशन होता है लास्ट में, इसमें पीएम आते हैं और उनको उद्बोधन करते हैं। तो उस सेशन में लवासना के उस बैच था, कौन सा, आई थिंक 2000 मतलब 14-15 के बाद की बात है ये। तब उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि ऐसा आपको जितने भी टॉप के आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, उनको आपको कहाँ अपॉइंट करना चाहिए, ऐसे आकांक्षी जिलों में करना चाहिए। उनको ये नहीं जयपुर टॉप के बढ़िया से ऑलरेडी जिले हैं उन पर जाके बैठा, तो बोला ये युवा हैं, इनकी शक्ति का उपयोग होना चाहिए। 5 आकांक्षी जिले कौन कौन से? 12 धौलपुर, करौली, सिरोही, जैसलमेर। जेंडर गैप वाले जैसे अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जालौर, झालावाड़ और जोधपुर। धौलपुर करौली पूर्वी वाले, एक 12 और हो गया सिरोही और जैसलमेर। सिरोही और जैसलमेर, ये 5 आकांक्षी जिले में जेंडर ऑडिट। ठीक है, हाँ 3 विद्यालय और देख लो, आदर्श विद्यालय योजना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना और मॉडल विद्यालय। आदर्श विद्यालय मतलब जैसे आपने वो सांसद आदर्श ग्राम देखे थे ना, ऐसा एक विद्यालय हो जो बताओ कि साहब ये आदर्श विद्यालय, देखो यहाँ सारी सुविधाएं हैं, टीचर सब बढ़िया, स्टाफ लगा हुआ है, पढ़ाई का कुरिकुलम सेट है। तो ऐसा एक आदर्श विद्यालय की बात करी थी उन्होंने 2015 में। 2015 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय कौन से होंगे? आदर्श विद्यालय, या तो माध्यमिक होंगे या उच्च माध्यमिक होंगे। आदर्श विद्यालय की जब प्रगति देखी तो उन्होंने कहा कि क्यों ना भैया प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में भी स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय योजना उसके 1 साल बाद चालू की 16-17 में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए, प्राइमरी और प्री प्राइमरी में भी फिर ये चालू कर दिया। उत्कृष्ट तो हम किसको कहेंगे? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वाले विद्यालयों को। आदर्श आप किसको कहोगे? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। और लेकिन ये कहां पर चालू किए थे भैया? ग्राम पंचायत में। क्लियर? ऐसे कुछ मॉडल हमारे यहाँ पर स्कूल्स हैं। उन मॉडल स्कूल्स कौन से कहलाते हैं? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय कहलाते हैं। ये कहाँ बनाए गए थे? ये दोस्तों जो पिछड़े ब्लॉक हैं वहां पर ये विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल बनाए गए थे। कितने थे? 186 राजकीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय स्टार्ट किए। क्लियर है? साथ ही साथ इसके बारे में देख लो, इंग्लिश मीडियम के होते हैं ये, सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाते हैं ये। 55% लड़कियों को आपको यहाँ दाखिला देना है। 2016 में स्टार्ट हुआ था। 6ठी से 12वीं तक के विद्यालय हैं ये, 6ठी से 12वीं तक के विद्यालय, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया इस विद्यालय है। क्लियर? तो ये तो 3 विद्यालय तो आप ये देख लो, आदर्श, उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय का यदि नाम आ गया तो किसको लिखना है? 186 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय। 2015 में आदर्श विद्यालय बना, उत्कृष्ट इसके 1 साल बाद, और मॉडल विद्यालय भी आदर्श विद्यालय के 1 साल बाद। मतलब उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय एक साथ इंप्लीमेंटेशन हुआ था, ये मान के चले। अच्छा, एक MGGS और देख लो साथ साथ। महात्मा गांधी, हल्ला मचा रखा है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, इतनी बुरी हाल है भैया, सरकार ने पता नहीं क्या सोच के सबको इंग्लिश मीडियम कर दिया। अब मुझे बताओ, जो 9वीं तक का बच्चा केवल जो मिड डे मील के लिए विद्यालय में जाता था, जो अंग्रेजी का एक लाइन ढंग से नहीं पढ़ सकता, आपको 10वीं में उससे कह रहे हो कि तू इंग्लिश में पूरा क्या लिख के आ, सारे सब्जेक्ट के आंसर लिख के आ रहे, तुम्हारी ओड़ी कच्ची सुधरी। मतलब ऐसी अदूरदर्शिता दिखाई है इन्होंने, पूछो मत। सबको महात्मा गांधी के नाम पर क्या बनाने में लग रहे हैं? अंग्रेजी विद्यालय बनाने, आंख मीच के। मतलब कहता रहा हूं, इस समय टीचर, इस समय प्रिंसिपल और जो सरकारी मतलब शिक्षा विभाग के जितने भी पढ़ाने वाले टीचर टाचर हैं, उनको पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम पकड़ा रखें। आप बताओ, 8वीं 9वीं का बच्चा क्या प्रदर्शन करेगा? ऐसे ऐसे विद्यालयों को भी कन्वर्ट कर दिया जो 10वीं में थे, ठीक है, 11वीं में आ गए। अब 11वीं में अंग्रेजी में लिखो। अरे यहाँ बाप करने के ग्रेजुएशन करने के बाद RS में अंग्रेजी का पेपर ढंग से नहीं कर पाते, 7-8 सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे वो आंसर? क्या हालत होगा? टीचरों की बड़ी हालत पतली है, वो के साहब बच्चे फेल होंगे तो रिजल्ट हमारा खराब जाएगा, इसको कैसे सेटल करना है? कई प्रिंसिपल से मेरी बात होती है, कहते हैं साहब मरवा दिया, कैसे पढ़ाएं इन बच्चों को? और इतनी बड़ी स्थिति है, देखो इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सामान्यतः वही बालक आ रहे हैं शहरों में, तो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं या छोटा मोटा कोई व्यवसाय करते हैं, फिर माहौल की भी बड़ी दिक्कत आती है। संसाधन आप देते नहीं हो, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर कर रखा है, सतह में क्या खूब बढ़िया बढ़िया क्रीम दिखा रखी है, अंदर सड़ान बच रही है भैया। चलो कोई नहीं,
आंकड़े तो पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। MGGS 2019-20 पहली से 12वीं तक के लिए इंग्लिश मीडियम है। जैसे कि ये मॉडल विद्यालय आपने देखा, ये CBSE पैटर्न पे था, ये RBSE पैटर्न में है। बजट 2022-23 में बेसिकली इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया था। 22-23 में ये और बताया कि इसको बढ़ा दिया इन्होंने। क्या बोला कि अब इसको गांव कस्बों तक भी फैलाओ। 5000 से अधिक आबादी वाले जो भी गांव और कस्बे हैं सब में MGGS की स्थापना कर दो भैया। क्लियर। 2000 स्कूलों के आसपास की घोषणा कर दी गई है। ठीक है मेरे मित्र। और एक शाला दर्पण करके है, ये स्कूल में जो काम धाम करते हैं टीचर टाचर, वो जो अपना डेटाबेस को कैसे मेंटेन करना है, शिक्षा विभाग का ये एक पोर्टल है। क्लियर। शाला सिद्धि। शाला सिद्धि क्या है? स्कूलों की एक मूल्यांकन की व्यवस्था है। इसमें स्कूलों का डेटा सारा फीड किया जाता है, फिर उस डेटा के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्कूल का मूल्यांकन करते हैं। क्लियर है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तो एक बार देख लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्य ज्ञान पर समझ विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मतलब 1 से 5 तक के जो टीचर हैं उनकी बेसिक साक्षरता और संख्या ज्ञान जो है उसको विकसित करना है। शिक्षकों की ध्यान रखना, अध्ययन कराने वाले शिक्षकों की। अब आप मुझे एक बार बताओ, जब गणित और साइंस में कट ऑफ जाएगी -3, -4, -7 और वो टीचर बन के जाएगा तो क्या निहाल करेगा वो। हाँ, आपने BEd करा दी, आपने STC करा दी, ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान तो आपने वहीं पर करा दिया होगा, STC में और BEd में और MEd में। फिर आप ये करा रहे हो। हाँ, आप उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए कोई प्रोग्राम चलाओ तो समझ में भी आवे। और फिर आपको शिक्षा, देखो शिक्षा अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई ना तो कोई भी राष्ट्र का पतन होने से रोक नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं कि सारा संसाधन, सारी कड़ाई से यदि कहीं पर इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए ना तो शिक्षा व्यवस्था पे करना। IAS लेवल का एग्जाम होना चाहिए शिक्षा के लिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए। चुने हुए मोती छांट के लेके आने चाहिए टीचर, और तुरंत ढंग से नहीं पढ़ाए, फालतू बकवास करे, दारू वारू पी के घूमे बच्चों के बीच में, तुरंत बहुत स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए। आरक्षण वारक्षण सब क्या तेल लेने, शिक्षा के लिए तो तय कर दो सर, इससे कम नंबर में तो हम आपकी एंट्री लेंगे नहीं लेंगे। 40-50% एटलीस्ट आपको लानी ही पड़ेंगे। माइनस में ले गया क्या वो देश का भविष्य बढ़ाएगा, हद होती है। चलिए, और सैनिक स्कूल के बारे में भी देख लो। वो 3 स्कूल अपन ने देखे थे, एक सैनिक स्कूल और हाथों हाथ देख लो। 6ठी से 12वीं तक के सैनिक स्कूल होते। 6ठी में अगर किसी अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है तो एग्जाम दिला देना RMS का, सैनिक स्कूल का, एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। 6ठी से 12वीं CBSE पैटर्न पे हैं। हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़, दौरासर और हल्दीना। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में फर्क है ना, ध्यान रखना। दौरासर, चित्तौड़, दौरासर और हल्दीना। दौरासर में क्या है बेसिकली घोषणा कर दी है और हल्दीना अलवर का प्रस्तावित है। और चित्तौड़ में अपने चल ही रहा है सैनिक स्कूल। ये मित्र चित्तौड़ में अपने चल ही रहा है 6ठी से 12वीं तक का। 9वीं से 12वीं तक के लिए उपचारात्मक शिक्षण, 60 घंटे का शिक्षण कराया जा रहा है। अधिगम स्तर बिगड़ गया कोरोना की वजह से, 2-3 साल तक स्कूल गए नहीं, तो उनका दोबारा से लर्निंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये 9वीं से 12वीं तक के लिए, इसके लिए 9वीं से 12वीं तक के लिए चलाया। सामुदायिक गतिशीलता। सामुदायिक गतिशीलता मतलब कि विद्यालय में जो एक कमेटी होती है वहाँ के समुदायों की, जिसको SMC या SDMC कहते हैं, उनका प्रशिक्षण कराओगे साहब। आप यहाँ के गणमान्य लोग इस विद्यालय से जुड़े हुए हो, आपकी कमेटी बनी हो, तो कैसे विद्यालय को और आप बढ़िया कर सकते हो, उसके लिए ये सामुदायिक गतिशीलता प्रोग्राम चलता है। उसका ये प्रोग्राम एक ध्यान रखना, स्टार्स योजना क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस, ये स्टार्स योजना है। तो पूछ सकता है स्टार्स योजना का फुल फॉर्म, और चारों दे देगा, ध्यान रखना। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस, लास्ट का जरूर ध्यान रखना, रिजल्ट फॉर स्टेटस, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग। ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा भैया फंडेड है? इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा फंडेड है मित्र? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्लियर है?
राजस्थान में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता प्रशासन में सुधार के लिए लागू किया है। इसी तरीके से क्लिक योजना है, क्लिक कंप्यूटर में आप क्लिक करते हो ना, वही है कंप्यूटर साक्षरता के लिए। कक्षा कौन सी है? 6 से 10 तक के लिए। ऐसी एक दीक्षा प्राइस पोर्टल है, इसमें क्या है, इसमें सारा ई लर्निंग का मटेरियल डाल दिया है। लेकिन ये किसके द्वारा चालू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान का, राज्य सरकार का नहीं है। क्लियर है? ऐसी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है, वही आपके स्कूल में क्रिएटिविटी के लिए इस प्रकार के आयोजन कराने की, भैया वो कुछ ना कुछ नॉवेल्टी से अपना क्रिएट करके लेके आए और बच्चों को दिखावे। यहाँ घर में बच्चों के खाने के नहीं सरकारी के, वो कहाँ से फिर ये तार तूर डंडे फंडे बोर्ड वगैरह चिपकाने के लिए कागज लगते कहाँ से लेके आएंगे। वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ। क्लियर? इसके लिए आवासीय और गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए गए हैं। 7 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी नामांकन नहीं कराया, बीच में विद्यालय छोड़ दिया, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। एक सीजनल छात्रावास हमने चलाया है। क्या है ये सीजनल छात्रावास? जो प्रवासी छात्रावास की तरह चलाए जाएंगे। आजीविका के लिए कई परिवार हैं जो अपने गृह जिले से बाहर चले गए, अब बच्चों को ले गए, भैया क्या करें, बाड़मेर में गर्मियों में अकाल पड़ रहा है, मतलब इतने है नहीं साधन, तो यहाँ लिया है। सपोज करो दूसरे राज्य में से पलायन करके यदि आ गए कोई और, तो उनको कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के प्रवासी छात्रावास चला रहे हैं, उसमें उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, तो सीजनल छात्रावास है। ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट वाउचर, विद्यालय पहुंचो पैसे लो, लेकिन घर से आने के लिए व्यवस्था नहीं है, तुम्हें सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज में लेना है, लो हम वाउचर देंगे आपको। कक्षा 1 से 5 तक। अब इसमें देखो यूं ऐसे चलता है, तो ये आपका साहब विद्यालय है, ठीक है। तो इसमें एक पेरीफेरी तो ये है, एक पेरीफेरी ये है, और एक पेरीफेरी ये है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो 1 किलोमीटर की है, इसके लिए 1 से 5 तक के लिए, इसके लिए 1 से 5 तक के लिए, फिर 2 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर तक के लिए। उसके बाद अगली पेरीफेरी कितनी है? 5 किलोमीटर तक की। कितनी है? 5 किलोमीटर तक की। तो समझो छोटा बच्चे को आसपास ही जाना होता है भैया, 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालयों में जाने के लिए, और 6 से 8 तक के विद्यार्थी जिनके पास अध्ययन के लिए कोई जगह नहीं, और 2 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। ध्यान रखो, 1 किलोमीटर के भीतर 1 से 5वीं तक का कोई विद्यालय नहीं है, और 6ठी से लेकर 8वीं तक का 2 किलोमीटर के भीतर कोई आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, तो आपको परिवहन वाउचर दिए जाएंगे। इतना ही लिखा हुआ है, इसमें अंदर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही, वो ऐसे ही पूछेगा आपसे। इसी तरीके से 9 से 12वीं तक के लिए, बड़े बच्चे हो गए भैया, 9 से 12वीं तक के ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी छात्राएं, ध्यान देना क्या लिखा है, छात्राएं जिनके पास अध्ययन के लिए 5 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर जहाँ वो रहती हैं, अब 9वीं में आ गई, बड़ी बच्चियां हो गई, तो अब जा सकती हैं भैया 4 किलोमीटर। तो इनने कहा कि 5 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर यदि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो ये वाउचर पाने के पात्र हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, छात्राएं हैं, एग्जामिनर आपको देगा 9 से 12वीं तक की ग्रामीण क्षेत्र की छात्र एवं छात्राएं, वो स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 11 से 12 की छात्रा है जिनकी गांवों में अध्ययन की, अब जैसे किसी छात्राएं गांवों में ही नहीं, 11वीं 12वीं विद्यालय नहीं है, तब क्या करें, और 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाले शहरी विद्यालयों में अध्ययन कर रही हैं, उनको भी परिवहन वाउचर दिया जाएगा। जैसे कि भैया कोई जयपुर के आसपास है, 10-12 किलोमीटर से आ रही हैं, हाँ वहाँ 10वीं तक ही विद्यालय था, है ही नहीं 11वीं 12वीं, वो जो सब्जेक्ट लिया वो है भी नहीं, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अगर बाहर जाना पड़ेगा तो भी आपको परिवहन वाउचर मिलेंगे। तो ध्यान रखना, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12, ये ध्यान रखना। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस रेडियस के भीतर यदि आपके विद्यालय नहीं है तो आपको हम क्या देंगे, बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए तो हम आपको वाउचर प्रदान करेंगे। पुस्तकालय अनुदान, पढ़े भारत बढ़े भारत, सपोर्ट टू SCPCR, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, ठीक है, SCPCR प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए, क्लियर है, बाल अधिकार संरक्षण के अंतर्गत आता है ये। और हमारे यहाँ पर कौन हैंडल करता है, राज्य का आयुक्त हैंडल। व्यवसायिक शिक्षा के बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। अब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या काम चल रहे हैं सरकार की तरफ से, वो देख लो। एक ज्ञान संकल्प पोर्टल चलाया गया है, क्या, ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसमें क्या है, ज्ञान संकल्प पोर्टल, अब नाम तो ज्ञान संकल्प है लेकिन काम दूसरा है इसका। इसमें क्या है, एक ऐसा पोर्टल बना दिया
आपको लगता है कि मैं इस स्कूल का एलुमनी था, अब मैं कोई बड़ा अधिकारी बन गया, अच्छा व्यवसाय बन गया, मुझे विद्यालय में मेरी तरफ से कोई योगदान देना है, तो आप इस पोर्टल पे जाओ और फंडिंग कर दो। क्राउड फंडिंग हो जाती है उसमें। जैसे कि आपने ज्ञान संकल्प पोर्टल में डाल दिया किसी विद्यालय ने कि हमारे यहाँ पर पानी की टंकी नहीं है, तो वो देखेंगे कि इस विद्यालय में ऐसी जरूरत है, लाओ हम पैसा दे देते हैं। क्लियर है? स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। भामाशाह, दानदाता और औद्योगिक संगठन एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना और विद्यालय के विकास के लिए प्रोजेक्टों के लिए दान दाताओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए बनाया गया। ऐसे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है भैया, देख लो जितने भी इंदिरा जी, गांधी जी के नाम की सब योजनाओं पर विशेष ध्यान रखना भैया। 19 नवंबर को लागू की गई थी। क्यों की गई थी? उस दिन इंदिरा जयंती बनाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली कक्षा 12 के परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की 1937 बालिकाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब एक बार समझो, पहली बात यहाँ पर क्या आ गया? सीबीएसई। तो राजस्थान बोर्ड वाली स्कूल में तो कोई लेना देना ही नहीं है, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है। तो हमारे यहाँ पर सीबीएसई विद्यालय कौन से चलती है? मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल कौन से? स्वामी विवेकानंद। और कितने हैं? 134। इन्हीं को ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिलेगा। कैसा है भैया? 8वीं वाली बच्चियों को 40,000 मिलता है, 10वीं वाली को 75,000 मिलता है, 12वीं वाली को 1 लाख और स्कूटी मिलती है। और ये प्रत्येक जिले में देखा जाता है कि भैया कौन फर्स्ट आई। स्पष्ट है? स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, जैसे एनसीसी चलती है ना, ऐसे ये भी इन्होंने नया फतूरा चालू किया गया है। क्या है ये? 8वीं 9वीं के इसमें विद्यार्थियों का चयन किया जाता है और उनको एक डिसिप्लिन नागरिक बने। हाँ, तो और पुलिस की भागीदारी से ऐसे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस वाले आते हैं, थोड़ी बहुत अपना ज्ञान देते हैं, कुछ सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, छोटी मोटी लक्ष्य आ रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 करवाते हैं और प्रशिक्षित कर सजग और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पुलिस वाले आके कुछ ना कुछ बालकों को सिखा के जाते हैं। ये क्या? कैडेट बना रहे हैं हम, स्टूडेंट पुलिस कैडेट। क्लियर? अच्छा है वैसे। साक्षरता एवं सतत शिक्षा, साक्षर भी बढ़े और शिक्षा भी सतत चलती रहे, इसके लिए कार्यक्रम है। साक्षरता, पहले तो साक्षर हो या नहीं हो, हम उसको साक्षर मानते हैं जो अपना नाम लिख सकता है। अगर मैंने आपको नाम लिखना सिखा दिया तो आप साक्षर हो। ठीक है? ये कह रहा है साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय है, वो क्या काम करता है? ध्यान रखना, 15 वर्ष एवं अधिक आयु के निरक्षर व्यक्ति, 14 वर्ष के और आप लिखना पढ़ना नहीं जानते तो आप निरक्षर नहीं कहलाओगे। अभी 1 साल है, ये और सीख लो। ठीक है? 15 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों, उनको क्रियाशील साक्षरता प्रदान करना। कौन सी? एक्टिव रोल, एक्टिव साक्षरता। क्लियर है? ये इसका काम है मोटा मोटा। इससे राष्ट्रीय एकता, भावी विकास, लिंग जेंडर इक्वलिटी, शिक्षा, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह आदि पर समुचित जोर दिया जाता है। जोर दिया जाता है। पढ़ लिख लोगे तो थोड़ा समझ जाओगे। इनका कहना यह है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये क्या है? नव भारत है तो समझ लो भैया भारत सरकार का कार्यक्रम है। सभी जिलों के शहर में और ग्राम में दोनों जगह इंप्लीमेंट हो रहा है। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2022 से। केंद्रीय प्रवर्तित योजना है, मतलब 2022 में लेटेस्ट योजना। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया है। इसमें भी वही है, 15 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति को क्या करना है? साक्षर करना है। अभी पूरा वॉलंटरी बेस्ड है। जैसे मैंने बोला कि साहब मैं इस योजना से जुड़ना चाहता हूँ, बोला जाओ पढ़ाओ, साक्षर करो, कोई पैसा देना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बस आप वॉलंटरी। जब स्वयं सेवक बन गए आप तो फिर कोई चाहत रखनी नहीं है आपको, जाके पढ़ाओ। महिला शिक्षण विहार झालावाड़, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है प्री में। क्या है? झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने चालू करवाया था। इसे 15 से 30 साल की ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाएं हैं उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए ये 10th क्लास तक का एक आवासीय विद्यालय, अब तक का 10वीं कक्षा तक का आवासीय विद्यालय है। इनके जीवन स्तर को विकसित करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार बनाना इत्यादि ये सब भी वहाँ पर सिखा जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्लियर? कहाँ पर है? झालावाड़ में। 10वीं तक के लिए एज ध्यान रखना 15 से 30। तलाकशुदा, विधवा मतलब एकल नारी हो गई, और वंचित समूह की महिलाएं भी हो गई, और आदिवासी भी हो गई, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब कुछ चेंजेस हुए थे बजट के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, उनको भी साथ साथ ऐड करते चलना।
जैसे कि एक नेशनल टैलेंट सर्च होता है ना, उसकी वो स्टेट नेशनल लेवल पे होता है। ऐसा ही जैसे ओलंपियाड वगैरह आप देखते हैं, ऐसे राजस्थान में भी एक टैलेंट सर्च एग्जाम होगा, उसमें 10,000 स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप देंगे। ऐसी परीक्षा लेंगे, जो टॉप के 10,000 बच्चे आएंगे उनको क्या देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। ऐसे समग्र शिक्षा भी हाथों हाथ देख लो, वही शिक्षा साक्षरता हो जो आप देख रहे थे, ठीक है। समग्र शिक्षा 60-40 का रेशियो है, इसमें 40 सेंटर देता है, 60 स्टेट देती है। फर्स्ट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि समग्र शिक्षा 2.0 करके अभी बजट में घोषणा करी। इसने एक पहले टीचिंग प्रोग्राम चलता था, टीचर एजुकेशन वाला, और रमसा और एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, इन सबको मर्ज कर दिया है। मर्ज करके समग्र शिक्षा 2.0 में डाल दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। राजीव गांधी का जहाँ पे भी नाम आ जाए भैया इस बार रट लेना। राजीव गांधी एक कैरियर पोर्टल बनाया है, 6 फरवरी 2019, डेट ध्यान रख लेना, 6 फरवरी 2019। यूनिसेफ भैया इसमें घोषित कर रहा है भैया। जयपुर में इसका एक पहला सेंटर बनाया है इंडिया में। क्या करता है ये कैरियर ओरिएंटेड आपकी एजुकेशन को बताता है। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा एक पोर्टल बनाया है कि उसमें कैरियर उन्मुख ऐसी शिक्षा के जो नवीन आपकी टेक्नोलॉजी या नवीन शिक्षा की पद्धति आ रही है, या नवीन शैक्षिक ऐसे क्षेत्र आ रहे हैं जहाँ पर आपको अपने आप को उस सब्जेक्ट से उस कोर्स में आपका एनरोल करना चाहिए, उसके बारे में इसमें गाइडेंस दी जाती है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल 6 फरवरी 2019 में। यूनिसेफ का नाम ध्यान रखना। क्लियर। कहाँ पर खोला है ये सेंटर, भारत देश में पहला जयपुर में खुला है। क्लियर है। करियर उन्मुख, कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन अवेयरनेस की जाती है। चलो अब हाई स्कूल में आ जाते हैं, उच्च शिक्षा पर बात कर लेते हैं। महाविद्यालय आजाद हुए थे तब राजस्थान में कितने महाविद्यालय थे, 7। वर्तमान में 2,500 हमारे यहाँ पर महाविद्यालय हैं। इसमें से स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है, राजकीय महाविद्यालय कितने हैं, 474, निजी कितने हैं, 2033, लॉ कितने हैं, 16, और 200 ऐसे हैं जिसमें वित्त विभाग पोषित भी करता है, और 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय। निजी सहभागिता मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। संबल योजना, विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। संबल देते हैं हम आपको, विधवाओं को, परित्यक्ताओं को। इसमें क्या है कि साहब देखो, वैसे विधवाओं की कितनी कम जाती है, परित्यक्ताओं महिलाओं की कितनी कम कट ऑफ जाती है। बोलो बीएड कर लो और परीक्षा दे लो, डेफिनेटली लग जाओगे। SC ST में तो डेफिनेटली नौकरी लग जाएगी आपकी। सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों में आप बीएड का अध्ययन करो, आप पढ़ेंगे वहां पर, तो हम आपको कितना पैसा प्रतिपूर्ति कर देंगे, 17,880 रुपये। कितना प्रतिपूर्ति कर देंगे मित्र, 17,880 रुपये। ऐसी बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, दूरस्थ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कौन कराता है, अब राजस्थान में VMOU कराता है, इग्नू कराता है। इनसे यदि आप कोई कोर्स करते हैं, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, तो जो भी आपकी ट्यूशन फीस होगी उसको हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। क्लियर है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना इसमें क्या है मेरे मित्रों, उच्च माध्यमिक में मेरिट सूची में प्रथम 1 लाख छात्र, कितने, प्रथम 1 लाख छात्र इसमें निकाले जाएंगे, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख, और कोई छात्रवृत्ति यदि उनको नहीं मिल रही है तो उसके अंतर्गत इनको मेरे मित्र क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। क्लियर है। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, उनको ध्यान दे लो। चलिए क्या ध्यान देना है इसमें, मेरिट सूची में जो पहले 1 लाख बच्चे आएंगे उनको हिसाब मिलेगा। क्लियर है। क्योंकि पारिवारिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात, उनको और कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होगी। अगर और कोई छात्रवृत्ति मिल रही होगी तो आप इस योजना के तहत नहीं आएंगे। क्लियर है। SC की, कोई ST की, कोई विकलांग की, कोई और भी छात्रवृत्ति यदि आपको मिल रही है तो आप इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगली बात, क्या मिलेगा साहब आपको छात्रवृत्ति के रूप में, सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको 500 रुपये प्रति माह मिलेगा, 10 माह के लिए मिलेगा एक तरीके से, मैक्सिमम 10 माह के लिए मिलेगा। कितना हो जाएगा वो, 5,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। ऐसे विकलांग छात्रों के लिए दुगना 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, मतलब 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। अल्पसंख्यक छात्रों को जो 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको
1000 रुपये प्रतिभा मतलब 10,000 रुपये प्रतिवर्ष। मतलब तुष्टिकरण का खेल यहाँ पर इन्होंने खेल ही दिया। जब सभी बच्चे आ गए थे तो इसमें अलग से लेने की इनको क्या जरूरत थी? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। और लगभग पिछले साल 59,000 बच्चों को इन्होंने ये दी थी भाई। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देखो ये हमारे भारत की बड़ी विडंबना है। ये जब तक ये तुष्टिकरण की राजनीति करना छोड़ेगी नहीं ना सरकारें, तब तक भैया ये इस देश को जिस स्थान पर आप अमृतकाल में ले जाना चाहते हैं वहां आप नहीं ले जा पाएंगे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसको ध्यान से देख लो मेरे मित्र। आरबीएससी द्वारा आयोजित है ना, ये द्वारा है। आरबीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा है उसमें न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक? 65%। और सीबीएसई में कितने? 75%। आरबीएसई में 65 और सीबीएसई में 75% अंक लाने पड़ेंगे आपको। और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए। किनके लिए है? बालिकाओं के लिए, ये ध्यान रखना। क्लियर है? इट मीन्स इसमें सीबीएसई और आरबीएसई दोनों शामिल है। क्लियर है? बालिका को राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री, तकनीकी हो चाहे गैर तकनीकी, बीटेक करो चाहे आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में करो, आप कैसे छात्र होने चाहिए? रेगुलर छात्र होने चाहिए। क्लियर है? तब आप क्या हो जाओगे? योग्य हो जाओगे। तो क्या मिलेगी आपको? स्कूटी मिलेगी। क्या मिलेगी मित्र? स्कूटी मिलेगी। इस बजट में क्या घोषणा करी है? पहले 20,000 थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30,000 कर दिया है। अब कितना कर दिया है मेरे मित्र? 30,000 आपको स्कूटी मिलेगी। कई होते हैं साहब ऐसी बच्चियां जिनको आपने स्कूटी तो दे दी, तेल डलाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसमें ई स्कूटी का भी एक विकल्प रखा है कि साहब ई स्कूटी दिला देते हैं। क्लियर है? स्कूटी तथा साथ ही सपुर्दी तक आपको परिवहन व्यय का भी भुगतान किया जाएगा। जैसे कि भैया अब आ गए आप कॉलेज में, 1-2 महीने तक स्कूटी मिली नहीं, हम तो स्कूटी से स्कूल जाएंगी, तो भैया आपको क्या है, उतने दिन का आपको हम परिवहन व्यय भी दे देंगे। वैसे मैंने देखा तो ये जितनी भी साइकिल अधिकतर बच्चियों को मिलती हैं उनकी, हमारे जैसे कि जयपुर में कई बार देखता हूँ, वो वसुंधरा सरकार के टाइम पे साइकिलें दी गई थी, केसरिया रंग की थी, अलग ही दिखती थी, वो बढ़िया भी था, अलग दिखती हैं तो मालूम पड़ जाता है कि सरकारी साइकिलें उसको आप चला रहे हो। तो जितनी भी बंगाली महिलाएं और जितनी भी काम करने वाली महिलाएं थी, सुबह सुबह आपको सब साइकिलों में दिखेंगे काम पे जाते हुए। ठीक है, चलो कोई नहीं, घर के तो काम आई रही है। अब है देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना। अब इसमें कौन बच गई? अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं बच गई थी, तो उनको इसमें कंपनसेट कर दिया एमबीसी। राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की बालिका, इनको भी हम क्या देंगे? स्कूटी देंगे। और वही आरबीएसई सीबीएसई। क्लियर है? वहां पर लेकिन कालीबाई भील में ध्यान रखना, वहां पर क्या था? 65 और 75% था। क्या था? 65 और 75% था, ये देख लेना आप। आरबीएसई में 65 और सीबीएसई में 75। यहां पर क्या कर रखा है? देव नारायण में क्या कर रखा है मित्र? 50% कर रखा है। कितना? 50% या अधिक अंक ले आओ और आपको हम इसके लिए एप्लीकेबल मान लेंगे। किसमें? देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में। ठीक है मेरे मित्र? परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख, वही सेम है। क्लियर? वही नियमित छात्र होने चाहिए, स्नातक की डिग्री के लिए आप जहाँ एडमिशन लेंगे। कितनी स्कूटी वितरित की करेंगे इसमें? 1500 स्कूटी वितरित करेंगे। क्लियर है? और ऐसा नहीं है, इसके बाद भी जो शेष आवेदक बच जाएंगे उनको स्कूटी प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आप एप्लीकेबल तो हो, लेकिन 50% से अधिक भी आपके नंबर आए, लेकिन स्कूटी तो स्टार्टिंग के 1500 को मिलेगी, फिर बाद के बच्चियों को क्या होगा? शेष आवेदक जो स्कूटी प्राप्त नहीं कर पाए हैं उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्लियर है? और वैसे क्या है, स्नातक के 3 वर्ष तक 10,000 रुपये और स्नातक के 2 वर्षों तक 20,000 रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। ध्यान रखना, 10,000 रुपये और 20,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन, 3 वर्ष तक 10,000 रुपये। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना, रट लो भैया इसको। इसी बजट में इसमें चेंजेस किया गया है। क्या? इसमें मेरे मित्र 200 मेधावी छात्रों को विदेश भेजते थे, विश्व के जो भी बढ़िया कॉलेजेस हैं, और उसमें उनको संपूर्ण शिक्षा शुल्क और राजस्थान के खर्चे सरकार द्वारा वहन कराए जाते थे। अब बजट में 200 को कितना कर दिया? 500 कर दिया। मैंने एक आरटीआई भेजी है कि ये बताओ साहब ये 200 बच्चे कौन कौन हैं?
इनके बारे में इंफॉर्मेशन दो जिनको आपने विदेश भेजा है। ये जो मेधावी बच्चे हैं, इसमें किन किन के बच्चे आपने विदेश भेजे हैं मेधावी बच्चों को, क्योंकि इसमें आपने ऐसा तो कुछ लगा नहीं रखा राइडर कि एससी के होने चाहिए, एसटी के होने चाहिए, वंचित समूह के होने चाहिए। यदि कोई आईएएस का बच्चा है और पढ़ा लिखा है तो क्या करेंगे, सारा खर्चा उठाएगी सरकार। संपूर्ण शिक्षण शुल्क और अन्य खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बजट में बढ़ा के अब कितने कर दिए, 500 कर दिए। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम, जैसे ये एकेडमिक एक्सीलेंस योजना बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है, ऐसे ही एक टीचर एक्सीलेंस योजना भी अब चालू कर दी। इसी बजट में चेंजेस हुआ है। अब टीचर भी जाओ विदेश में ट्रेनिंग लेके आओ। 500 महाविद्यालय के शिक्षक कहाँ जाएंगे, विदेश में ट्रेनिंग और रिसर्च की फैसिलिटी के लिए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। किसमें, टाई प्रोग्राम के अंदर, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम। ये बजट के इसमें मैंने डाल दिए हैं ना मित्र। संस्कृत शिक्षा के लिए ध्यान रखना, अपना राजस्थान राज्य का संस्कृत शैक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है महापुरा में, जयपुर में। क्लियर, यहाँ पर है महापुरा, जयपुर में। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग 323 पुस्तकालय चल रहे हैं राजस्थान में। सेंट्रल लाइब्रेरी 1 है, हर संभाग में पुस्तकालय है, हर जिला स्तर में पुस्तकालय और पंचायत समिति में 6 पुस्तकालय चल रहे हैं सरकारी। अभियांत्रिकी और प्रबंधन शिक्षा बीटेक और ये अपने मैनेजमेंट वाले राज्य में कितने चल रहे हैं भैया ऐसे शिक्षा के केंद्र, 82। स्टेट के कितने हैं, 17। निजी है इसमें 65। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कितने हैं, 279 स्वीकृत हैं हमारे यहाँ पर। इसमें से 12 महिलाओं की भी ITI संस्थान है, जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा, जोधपुर, मंडोर, कोटा, बीकानेर, अलवर, टोंक, बांसवाड़ा और लक्ष्मणगढ़। ये जो गोल्ड लगाए हैं इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, एक सेशन तो ये शिक्षा वाला अपना फिनिश हुआ है, इसको रखते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया है। एक और अभी क्लास ले लूँगा आपकी चिकित्सा वाली। चिकित्सा वाले में भी बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे सारे डाल दिए हैं। क्लियर है। और आपको ये कहाँ पर मिल जाएगी, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी की PDF। तो उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे, रोज आधा पौन घंटा भी देंगे, 2-4 दिन में क्या हो जाएंगे, आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इन 3-4 चैप्टर को भी करने में। मतलब आधे घंटे, पौन घंटे में आप पूरी इकोनॉमिक सर्वे को एक बार रिवाइज करने लग जाएंगे। देखना आने वाले 5-7 दिन अगर आपने रेगुलर ये काम कर लिया। चलिए मित्र, सबको राम राम, मौज कर जाओ। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो और है, वो भी अभी अपन अपलोड करवा देंगे।